आपके लिए ये क्या था, शौक था या आप तैयार थे इसके लिए जो आज स्पीकर ने जो रूलिंग दी और जिस तरह सारा कुछ हुआ है? जी शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। ये जो कुछ भी हुआ है ये शौक भाई इधर आओ जी। तो आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। तो शौक या अदरवाइज इस वक्त एक आइन शिकन टोले ने कब्जा कर लिया है, इमरान खान न्याजी और उसके टोले ने। और इमरान न्याजी ने पाकिस्तान में जो हमारी एक जमहूरियत का पौधा जो भी पनप रहा है उसको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आइन शिकनी की है। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने जी जिस भोंडे तरीके से, गैर आईनी तरीके से एक वजीर को बोलने के लिए कहा और उसकी बात मनवन मान के, तो उसने कहा कि मैं ये मोशन जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। आप बताइए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा मोशन एक्सेप्ट हुई, एजेंडे पे आई, उसके ऊपर वोटिंग हुई और आज अपना 172 की तादाद से वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर काउंटिंग यानी वोटिंग होनी थी। और उस वजीर ने आर्टिकल 5 का हवाला देकर इसको गैर आईनी इक़दाम पे इस्तेमाल किया। ना डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन के किसी मेंबर से पूछा, ना अपना दिमाग इस्तेमाल किया। और स्पीकर का दस्तखतशुदा ऑर्डर वो पढ़ के तो उसने इजलास को प्रोवोक कर दिया। इससे हुकूमत की बदनीति वाज़ेह थी, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना, और शख्सी इक़्तिदार को गैर आईनी तूल देने के लिए आइन पर हमला किया गया है। इमरान न्याजी तो अनारकी फैलाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और शहबाज साहब ये इस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन ही चाहते थे तो हमने आपको अर्ली इलेक्शन दे दिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं अब इसको जी कामरान शाहिद साहब, बात ये नहीं है। अर्ली इलेक्शन हमारी डिमांड थी, खाली अर्ली इलेक्शन नहीं, शफाफ इलेक्शन। और शफाफ इलेक्शन के लिए उसका आईनी तरीके से उसका बंदोबस्त करना ये पार्लियामान ने करना था। एक नंबर 2 ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, एक करप्ट, नालायक, इनकॉम्पिटेंट वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आज वोटिंग होनी थी। आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं कि वोटिंग के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये तो कामरान शाहिद साहब इसी तरह है जी कि अगली मर्तबा आप स्पीकर हों, आपके सामने माफी चाहता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं चलिए आपको नाम नहीं, कोई जुबैर या मलिक वो स्पीकर हो, उसके सामने अपना हुकूमती बंचेस उठ के कोई इल्जाम लगा दे कि जी ये अपना साजिश की गई है वज़ीर आज़म के खिलाफ, और वो कहेगी साजिश है और मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है मैं रद्द करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइन में रास्ता मौजूद है, एक सिटिंग वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर मुकर्रना चाहे एक मुकर्रर तादाद के साथ उसको फारिग करना आईनी और कानूनी तरीके से, उसका मतलब वो रास्ता इन फसाई हथकंडों से बंद कर दिया गया। तो फिर मुकर्रना कहाँ जाएगी? अपने अगर एक वज़ीर आज़म लेट से बड़ा करप्ट है जी, बहुत इनकॉम्पिटेंट है, पागल है, मैं बात करता हूँ, और उसको निकालने का तरीका आइन ने बताया, और उस तरीके को आप आईनी तरीके को आप ब्लॉक कर दें एक साजिश के जरिए। तो शहबाज साहब, कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा आपको एक्सेप्टेबल होगा, चाहे कोर्ट स्पीकर की रूलिंग के हक में फैसला क्यों ना दे दे? देखिए वो रिगार्डलेस कि आप उस फैसले से इत्तेफाक करते नहीं करते, लेकिन वो अदालत है, अदालत का एहतराम तो हम सब के लिए लाजिम है। इमरान खान साहब आपको लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन के लिए जो सेटअप है 90 डेज का, उसके लिए पूरी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, उसका आपको जवाब देंगे? एक फस्ताई अपना एक फाशिस्ट वज़ीर आज़म का जिसने मेरे कभी किसी खत का जवाब नहीं दिया, जब वो खत लगेगा तो फिर मैं मशावरत के बाद उसका फैसला करूँगा। बहुत शुक्रिया कायद तलाब, तो साबिक कहूँ या मौजूदा कहूँ, क्योंकि असेंबलियों की पोजीशन इस वक्त जो है वो डिस्प्यूटेड हो चुकी हुई है और ऑब्वियसली वो कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है
और ये अच्छी बात है। बाकी बातों से मैं उनकी एग्री करूं या एग्री ना करूं, लेकिन मैं इस बात को पे एग्री करता हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा। और ये अच्छी स्पिरिट है कि चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा अपोजिशन, कोर्ट का फैसला सारे माने। एयाज मीर साहब, सर आपके नज़दीक अब इस मुल्क के अंदर जिस तरह का हैजान इसमें बर्पा हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? फौरी इलेक्शन, आपकी राय ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तक फैसला करेगी, फौरी इलेक्शन ही हल है, बेस्ट हल है, या आप ये जिस तरह ये कह रहे हैं असेंबलियां बहाल करवाएंगे और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे? एयाज मीर साहब जी, एक तो मैं ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो वहाँ पे इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में हुआ, ये कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। ये तो शेक्सपियर के किसी हिस्टोरिकल ड्रामा जो है उसमें से एक एपिसोड उस तरीके से ही हुआ। अब कानून क्या कहता है और कौन सी शिक है वो डिसाइड करते रहेंगे। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, फिर उनका कानूनी जस्टिफिकेशन या कानूनी डिनायल वो बाद में देख लिया जाता है। इन्होंने जो सारा वहाँ पे एक सियासी माहौल बना हुआ था मुल्क में, एक बस सिर्फ 4-5 मिनट के डिसीजंस में, वो देखें ना, जैसे वो कहते हैं कि गॉर्डियन नॉट को काटते हैं, तो उन्होंने तो आज वो बिल्कुल काट के और वो सारा जो सीन है, पॉलिटिकल सीन मुल्क का, वो तब्दील कर दिया। अब आपने पूछा होना क्या चाहिए इलेक्शंस का, वो कह रहे हैं कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी इलेक्शंस होने चाहिए। एंड हमारी मतलब हमारा आइन क्या कहता है? हाकमियत अल्लाह की है, थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेट इट, पीपल ऑफ पाकिस्तान हर इदारे से, हर ऐवान से बाला और ऊंचे हैं, लेट देम डिसाइड। अब ये जैसे कह रहे थे इनके पास वो एक है, इमरान नियाजी ये कर रहे थे वो कर रहे, देखे ना आज जो सीन वहां शेक्सपियर का हुआ है उसने इनकी शक्लें बिगाड़ दी हैं। आपने वो हमजा की वो देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हमारे वो जो प्रोग्राम के बीच में, वो बिल्कुल उनकी वो हवाइयां। तो ये आज का सिग्निफिकेंस ये है। अब आइन, अब आप जो कह रहे हैं कि वो जो स्पीकर का है, रूल्स जो कहते हैं whenever speaker decides or gives his ruling on any matter in the house or in his office on the file, as the case may be, it shall not be called in question, and that shall be final except on a motion for rescinding it. Yes. तो ये this is the law, this is the procedure. चेंज कर लें, बाद में कर लें। एयाज साहब, अभी हमें इरफान कादिर साहब ने बताया था कि फहमीदा मिर्जा की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर किसके बारे में, कौन सा है ये? यूसुफ रजा गिलानी सर, फहमीदा मिर्जा जब स्पीकर थी तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में जो उन्होंने रूलिंग आगे नहीं भेजना चाह रही थी उनको डी नोटिफिकेशन, तो उसमें पीपल पार्टी का स्टैंड। मैं जरा एयाज मीर साहब से राय ले लूं, नॉन लीगल, फिर आपके पास आ रहा हूं साथ साहब। देखिए यहां पे कोर्ट ने मुख्तलिफ चीजों पे वेरियस रूलिंग्स दी हैं, उस पे मैं नहीं जाना चाहता। मुझे सिर्फ ये पता है एज अ स्मॉल ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री कि आज उन्होंने बिल्कुल जो बिसात जो है वो बिल्कुल लपेट के एक उल्ट दी है। आज एक नई रियलिटी मुल्क में पैदा हो चुकी है, किसी को पसंद हो या ना हो। आज उस वो असेंबली से पहले सिचुएशन मुल्क में और थी, कल शाम को और थी। आप और मैं जब गए थे वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और हम वो मिले थे उनसे, तब सिचुएशन और थी। तब कई लोगों का रिएक्शन तब और था, आज के दिन और है। आपने और शामी साहब ने जो वहां पे एक एनालिसिस पेश किया था वो बड़ा क्रिटिकल था लेकिन बड़ा इंप्रेसिव था, और उसका अगर जिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप दोनों का ये था कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, और क्या जो भुट्टो के हालात की इससे कंपैरिजन करना, मेरा ख्याल से वो आप दोनों की गुफ्तगू बड़ी एक्सेप्शनल थी, आपकी भी और शामी साहब की भी। लेकिन अब मामला यही है सलमान गनी साहब, ये सब अपनी जगह पे इमरान खान साहब इस वक्त फतह के जश्न तो मना रहे हैं। एक शॉक्ड सिचुएशन तो मैंने पहले ही ऐसे रिपोर्ट किया इंट्रोडक्शन में भी, अपने कौमी असेंबली में भी थी, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब इसके भी दो पहलू हैं ना। अगर तो जैसे कि मैंने शुरू में एक मिसाल दी अजरा मजाक के, जी आप गेंद को उठा के आप हारने लगे तो मैच स्टेडियम से बाहर फेंक दें और वो गेंद को ही घुमा दें और आप कहें जी अब आप हमें हरा ही नहीं सके। एक ये बात है कि इस तरह आपने जो है वो एक जश्न का समा पैदा कर दिया और ऑपोजिशन को शॉक दे दिया, और फिर आपने कहा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, स्पीकर भी साडा
रूलिंग भी साडी, ਅਸੀਂ जो चाहिए करिए, ਤੁਸੀਂ कुछ कर भी नहीं सकते। एक तो ये है कि ठीक है जी उनको फिर फतह नसीब हो जाएगी, दूसरा ये है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाएगा तो ये खुशियां जो हैं एक साइड की दूसरी साइड में चेंज हो जाएंगी। आप किस तरह देखते हैं सर? और दूसरी वाली जो याद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्या आपके ख्याल में मामला इतना आगे जा चुका है अब कि अब नई रियलिटी इलेक्शन है फौरन, चाहे उसकी रूलिंग सही थी या सही नहीं थी? देखें कामरान साहब, स्पीकर की रूलिंग के हवाले से फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं तो जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर बात कर सकता हूँ कि बात ये कि इससे पहले कहा जाता था कि जी ये अदम एतमाद ला नहीं सकते, उन्होंने ला के दिखा दी। फिर कहा कि ये अदम एतमाद में अपनी शिकस्त से 2-4 हो गए, उन्होंने वहाँ पर अक्सरियत अपनी बना के दिखा दी। और फिर 10 रोज़ पहले पाकिस्तान के तमाम अखबारात की लीड है जो आज कहा जा रहा है कि वो अगर इंतखाबात की तरफ आ गए हैं, कि उन्होंने कहा था कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है और 5 साल आगे भी इनकी है। देखिए बात ये कि ये जो सियासत है ये बहते पानियों का नाम है। आज सूरत हाल और है, कल को और है। जहाँ तक ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी इसमें खुशियाँ मनाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। और अगर एक ख़त को इशू बनाया गया 27 मार्च को, तो मुझे नहीं पता कि उस 27 मार्च को उस खत को इतना बड़ा इशू बना के पेश किया गया कि आपके इत्तेहादी भी आपका साथ छोड़ गए, आपके अरकान ने असम्बली भी आपका साथ छोड़ गए। मेरा ख्याल है इस खत को ही वो इशू बना के पाकिस्तान के अवाम के पास जाए। और ये जो गद्दारियों के सर्टिफिकेट एक दूसरे को देना है, अमेरिका के हवाले से अमेरिका की अपनी एक तारीख है। बात यह कि अगर इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है तो दूसरों का भी एक मौक़िफ़ है। और क्या नवाज शरीफ साहब को एटमी धमाके करने पे किसने निकलवाया था? किसने कहा था कि आपको इबरत की निशान बना देंगे? और इसी तरह का खत खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी लेके राजा बाजार में आए थे। मेरा ख्याल सियासी मामले को सियासी अंदाज में लेना चाहिए। अगर आप बलडोज करने की कोशिश करेंगे तो आज अगर एक जगह पे बलडोज किया गया है तो कल को दूसरी जगह पे भी बलडोज होगा। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, खुशाइंद अमर है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ का नोटिस लिया है। और जहाँ तक इंतखाबात की बात है, इंतखाबात से किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी हुकूमती कारकर्दगी ऐसी है कि आपने 4 साल के अंदर अपने वादों पर अमल दरामद किया है, लोगों को रिलीफ फराहम किया है, तो यकीनन लोग आपको तरजीह देंगे। और अगर आपकी पॉलिसीज़ की वजह से लोगों का जीरन हुआ है, उनके चूल्हे बंद हुए हैं, महंगाई बेरोजगारी और गुर्बत ने एक इंतहाओं को छुआ है, तो फिर लोगों ने तो फैसला वोट की बुनियाद पे करना है। तो यकीनन अवाम को फेस करने का फैसला दुरुस्त फैसला है। जी बिल्कुल ठीक जी। हबीब अकरम साहब, 2 मंजरनामे अब निकल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद। एक तो ये है कि स्पीकर की रोलिंग जो है उसको अपहोल्ड किया जाए ऑब्वियसली, और उस सूरत में जो है वो जो सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है ऑपोजिशन की वो वही रहेगी, बल्कि शायद से मजीद ख़राब होगी। और जो गवर्नमेंट की पोजीशन है हंसी और शादियानों की वो मजीद बढ़ जाएगी और इस मुल्क में फौरी इलेक्शन होंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और दोबारा कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, स्पीकर की रूलिंग को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, तो अब ऑब्वियसली हम मफरूज़ों में बात कर सकते हैं ना, बात तो कुछ ना कुछ करनी है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके अंदर की हेयरिंग की तो हम बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर सपोजिटली ये फैसला आता है कि ये जो इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को जो है वो पूरे का पूरा सबवर्ट कर दिया है स्पीकर ने, और ये वो कर नहीं सकते, और कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाए, दोबारा वोटिंग हो, तो ये कितना डैमेजिंग होगा अब तहरीक इंसाफ के लिए? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतना डैमेजिंग नहीं भी था जिस तरह का नैरेटिव इमरान खान साहब ने, लेकिन अगर ये हो जाए तो क्या ये भी डैमेजिंग होगा या ये बिल्कुल डैमेजिंग ये भी नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? कामरान साहब, अभी याज अमीर साहब ने एक नया एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौजूदा सिचुएशन के बारे में। उन्होंने कहा एक नई हकीकत पैदा हो चुकी है, एक नई रियलिटी ने जन्म ले लिया है। अब आप अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो दरअसल वो इस नई रियलिटी का इनकार होगा। मेरा तजुर्बा यह है कि अदालतों ने जब जब नई रियलिटी का इनकार किया है तो मामलात उलझ गए हैं। तो सियासत में अपने अंदाज से मामलात आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है उन्हें उसी अंदाज में बढ़ते रहना चाहिए। अब जिस तरह आज अदालत ने इब्तिदा में कहा कि चूंकि तमाम इक़दामात हो चुके हैं इसलिए हम कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकते, यानी हम कोई इसको रोक नहीं सकते इस प्रोसेस को। अब ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है। और देखिए, हमें एक ये भी जहन में रखना चाहिए कि हम 2 अलग अलग हकीकतों को जोड़ के बात कर रहे हैं। पहली हकीकत यह है कि आप उससे इनकार कर सकते हैं, इकरार कर सकते हैं कि कासिम सूरी की जो रूलिंग है, कोर्ट ने कहां पे क्या है प्रोसेस रोक, उन्होंने कहा है कि हमने अभी फ्रीकेन को सुना नहीं। जी, मैं वही इसलिए मैं स्टे नहीं दे सकता। मैं वही अर्ज कर रहा हूं। आप कासिम सूरी का एक मामला है, उन्होंने ये नहीं कहा हबीब साहब के ये प्रोसेस कोई एक तारीखी प्रोसेस शुरू हो चुका है, उन्होंने ये भी नहीं सकता और हमारा फैसला उसके अलावा होगा। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। देखिए, इस मामले को 2 हिस्सों में देखना होगा।
पहला मामला यह है कि कासिम सूरी ने एक ख़ास किस्म की रूलिंग दी जिसको आप कहते हैं दुरुस्त है, मैं कहता हूँ गलत है। ये मामला हो सकता है, लेकिन रूलिंग अंदर दी गई और पार्लियामेंट के अंदर यानी उस हॉल के अंदर मेंबरान की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तहरीक अदम एतमाद को एक बुनियाद पे, खा वो कितनी फ्रेजाइल थी, उस पर मैंने डिसमिस कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, लेकिन यहां से जो अगली जो दूसरी रियलिटी है जिसमें वजीर आजम ने सदर को कहा कि आप असम्बलियां तोड़ दें, वो आप उस पर मेलाफाइड होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप वजीर आजम पे बदनीयती का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वजीर आजम इमरान खान को यह बताया गया कि जनाब आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद डिसमिस हो गई है, उन्होंने अपने आप ये वजह फरमा रहे हैं, वो तो पहले से सारे ट्रिगर्ड हुए ना इवेंट सारे पहले वाली रूलिंग से, वो तो आप ठीक कह रहे हैं जी। तो लिहाजा पहले वाली रूलिंग पे अगर कोई फैसला आता भी है तो वो एक एकेडमिक नोयत का फैसला हो सकता है, आइंदा के लिए मिशल राह हो सकता है। अब अगर ये चलते हुए जहाज को मोड़ने की कोशिश की या किसी कानूनी पगडंडी पे चल के आप ये समझे कि मैं ये जो सियासत का जंगल है इसे क्रॉस कर जाऊंगा, मेरा ख्याल है ये मुश्किल है। हमें नजर आने वाली शाहराह पे ही चलते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हबीब अकरम साहब फिर तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट का फैसला आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीकर ने क्योंकि अब रूलिंग दे दी है और जिस तरह याज मीर साहब भी कह रहे हैं कि अब ये नई रियलिटी है और आप भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि अब ये नई रियलिटी है, अब इस जहाज को चलते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट सर, उसके बाद आपने जवाब देना। मैं कंप्लीट तो कर लूँ यार हबीब साहब, क्या हो गया यार, आप लोग तो बहुत ही बेताब, आप ही ने जवाब देना। मैं कितनी तसल्ली से आपकी बातें सुनता हूँ। जी जी, सुन तो लें, जरा सुन तो लें सर, कंप्लीट तो करने दें। मैं तो आपसे डिबेट ही कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग जो काम करते हैं, आप और मैं कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नई रियलिटी जो है इसको अगर हम इंडोर्स कर दें तो फिर तो उसका मतलब कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू ही रेलेवेंट हो जाती है ना, क्योंकि ये एक नई रियलिटी है। तो ये तो फिर कोर्ट वर्डिक्ट देगी कि ये अगर नई रियलिटी है, अब ये बहाव चल चुका है। ये ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा 85 वाली असेंबली जो तोड़ी थी ज़िया-उल-हक साहब ने, और 88 के अंदर उस पर असेंबलियाँ बहाल करने की नौबत आ गई थी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होने वाले थे, एक न्यू रियलिटी आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब इस फैसले को रहने ही देते हैं जी, न्यू रियलिटी आ रही। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट आज की ने फैसला कर रहा है कि जो आप बता रहे हैं न्यू रियलिटी, इसको मनोवन एक्सेप्ट किया जाए या मनोवन एक्सेप्ट ना किया जाए, ये बात तो ओपन ग्राउंड में है। साथ रसूल साहब 1000 साल तारीख जो है इंग्लैंड की, आप तो शायद मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, उसके अंदर भी यही प्रेसिडेंट्स थे कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया सकता, और आई थिंक वहीं से हमने ये अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। लेकिन आपने देखा कि स्पीकर ने जो ब्रेग्जिट के ऊपर इजलास को नहीं बुलाया मुबैना तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, उसकी जो रूलिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन जो थी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट आला अदालत, उसने उठा के बाहर फेंक दिया। और ये 1000 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ कोई मामला आया। तो ये कोई अचंभे की बात तो नहीं होगी अगर कोर्ट कल जो है वो स्पीकर की रूलिंग जो है उसको मेरिट पे चैलेंज हुई और उसको मेरिट पे उस पर फैसला आ जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अदालत उज़्मा का कोई भी बेंच अगर वो पिछले फैसले किए हुए बेंच से लार्जर हो, यानी कि अगर माजी में 3 मेंबर बेंच ने 5 मेंबर बेंच ने अगर कोई फैसला किया हो, तो अदालत उज़्मा हमेशा उससे एक लार्जर बेंच या उस जितना बेंच जो है वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है या एक आने वाले वक्त के अंदर कोई मुख्तलिफ फैसला कर सकता है जो कि नए कानून की, नए आइन के नए प्रिंसिपल्स को सेटल करता है। के लिए होता है ये इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। यानी कि वैसे तो तमाम अदलिया जो हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से को फॉलो करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर सकती है। हाई कोर्ट्स अपने वैसे तो फैसलों को फॉलो कर सकती हैं, लेकिन एक लार्ज बेंच हाई कोर्ट का पिछले फैसलों को रिव्यू कर सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन कामरान साहब जरा इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अदालत से इफेक्टिवली बात क्या हो रही है? अदालत हमारे साथ शामी साहब भी है, मैं वैसे ही बता दूं, आपके पास जाऊंगा। जी फरमाएं। अदालत से इफेक्टिवली बात ये हो रही है, और इसको मतलब इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर तो बड़ी बड़ी सिंपल बात है कि अदालत उज़्मा कोई भी फैसला कर सकती है। लेकिन अदालत से कहा यह जा रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिजाइन कर चुकी है और जनरल इलेक्शन की तरफ जा चुकी है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी काबीना अब इफेक्टिवली मौजूद नहीं है, जो मुशावरती अमल इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जा चुका है, उस गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए एक ऐसी असेंबली जो तहवील हो चुकी है उसको बुलाया जाए, ताकि वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करे जो ऑलरेडी कह रहे मैंने जनरल इलेक्शन कॉल कर दिया। ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं, लेकिन असेंबलियां जब तहलील होती हैं, साथ साहब जो नवाज शरीफ साहब की असेंबली थी उसको बहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
ये कौन सा इतना बड़ा मसला है कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और वो बहाल नहीं हो सकती? जब नवाज शरीफ साहब की असेंबली को बहाल किया गया था तो उस जनरल इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने कॉल नहीं किए हुए थे। उस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ थी, एक गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी थी। वो बात आप छोड़ेंगे, बाद में काकड़ साहब आए या कोई और आया, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन असेंबली बहाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक एडाज है इंग्लैंड से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की पर्सपेक्टिव में बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इफेक्टिवली आइन की शिक को इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकती है जिस तरह माजी में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट ने ना किया हो। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या जा रहा है। अगर ये जो सवाल सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट पूछ रही है, और अभी इरफान कादिर साहब जब आपके पास आए थे तो उन्होंने आपको वाज़े तौर पे बताया कि वो खुद भी उस मुकदमे में पेश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, यूसुफ गिलानी वाले मुकदमे में, एज अटॉर्नी जनरल, कि आप स्पीकर के फैसले को नहीं अंडू कर सकते। भाई सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लेकिन वो अंडू हो गया, लेकिन वो अंडू हो गया। एक जुमला आपकी इजाजत से, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जाए कि आप स्पीकर के फैसले के अंदर जा सकते हैं, जरूर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह तयन करना पड़ेगा कि हम स्पीकर के किन फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं। क्या कल को स्पीकर का हर फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल होगा? क्या हम एक नई लिटिगेशन की नजीर शुरू कर देंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ये आपकी बात सही है, हर दिया हुआ हर फैसला तो नहीं हो सकता है। लेकिन साथ साहब इसको डिमिनिश भी तो नहीं कर सकते कि कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है इस वक्त, और ये तो बहुत बड़ा, इसीलिए आज खुद नोटिस कोर्ट ने खुद लिया है। क्या कोर्ट को ये मालूम नहीं था कि ये हम स्पीकर की हर रूलिंग के अंदर इंटरवीन ही नहीं कर सकते? तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा कदम है, मेरे नजदीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है। इसको आप जो चाहे कहें कि उन्होंने आज खुद नोटिस लिया स्पीकर की इस रूलिंग के ऊपर। लेकिन हमारे साथ क्योंकि शामी साहब मौजूद, शामी साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। सर मैं जरा समझना चाह रहा हूं आज हुआ क्या। ये जो जब मैं, आप, याज मीर साहब, हम सब वहां गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब यही कह रहे थे उनके पास एक तुरब का पत्ता है। आपके ख्याल में ये सही पॉलिटिकल डिसीजन किया है प्राइम मिनिस्टर ने? पुट इट दिस वे। शामी साहब, शामी साहब आवाज आ रही है आपको? बुनियादी सवालात पैदा हुए और बुनियादी सवालात जो है उनका जवाब मिलना जरूरी है। एक ऐसे वजीर आजम ने कौमी असम्बली को तहलील करने की सिफारिश की जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुका था। वो नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो हाउस को उस पर फैसला करना था। अब डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद करता हूं। गोया वजीर आजम को उससे आजाद कर दिया। अब आईन कहता है कि जब ये मोशन पेश हो चुकी हो, इस पर राय शुमारी होनी है, और आखिरी दिन था आज, 7वां दिन था, आज राय शुमारी होनी चाहिए थी। तो क्या स्पीकर जो है वो उस वक्त जब आईन की एक दफा की खुल्ला खिलाफवर्जी करते हुए रूलिंग दे सकता है? जब तक आप इन दो बुनियादी सवालों के जवाब नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कल जब भी कोई वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हो तो स्पीकर ये रेजोल्यूशन दे दे और उसको स्पीकर फैसला दे दे और उसको मुस्तरद कर दे तो मुस्तरद हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? स्पीकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, अपनी हदूद से तजावुज किया है। अगर स्पीकर गोली मार दे किसी को, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को या लीडर ऑफ दी हाउस को, तो वो कहेगा कि आप कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकते। कार्रवाई में मदाखलत और चीज है और स्पीकर का आइन। शामी साहब मैं तो आपसे 1000% एग्री करता हूं। जरा ये बताइए कि अभी हमारे यहाँ ये डिस्कशन भी हो रही है कि ये अब ये जो हकीकत आ गई है ये अब एक नई हकीकत है कि ऑब्वियसली स्पीकर रूलिंग दे चुका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुकी, असेंबलियां तहलील हो चुकी, तो अब कोर्ट को यह भी देखना होगा कि ये एक न्यू रियलिटी है। इस न्यू रियलिटी की कोई लीगल मॉरल ग्राउंड आपके नजदीक है? अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं आता कोई नई हकीकत सामने पैदा नहीं हुई। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ बलूचिस्तान असेंबली की तरफ। 90 की दहाई में सही बलूचिस्तान असेंबली में जो स्पीकर था 89 में 2 दफा वोट डाल दिया। पहली तो जब वो कॉन्फिडेंस का वोट ले रहे थे वजीर आला, उनके हक में वोट डाला, और जब बराबर वोट हो गए फिर उसने एक अपना दूसरा वोट डाल दिया, कास्टिंग वोट,
और 2 वोट से वजीर आला जो थे वो असेंबली से मुंतखब हो गए। उसके बाद वजीर आला ने उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और असेंबली डिसॉल्व हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और बलूचिस्तान की असेंबली बहाल हुई, क्योंकि स्पीकर 2 दफा वोट नहीं दे सकते थे। तो बात यह है कि स्पीकर, ये को खुदाई इख्तियारात हो हासिल हो गए स्पीकर को। ये तो हम अजीब बात कर रहे हैं कि एक जो मनसबदार है उसके पास खुदाई इख्तियारात है, वो उसके जो मर्जी वो कर दे। जो मर्जी नहीं कर सकता उसको आईन के दायरे में रहकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। जब मोशन सामने मौजूद है, उसकी राय शुमारी होनी है, तो कैसे रोक दिया गया उसको? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा आपकी जमहूरियत मजाक बन जाएगी। कल कोई नो कॉन्फिडेंस की मोशन जमहूरियत नहीं हो सकेगी। शामी साहब मेरे साथ रहेगा। इससे पहले आपको मैं रुक सकता हूं 1 मिनट। किसी ने पैनलिस्ट में से हमारे दुनिया न्यूज के कोई सवाल करना है इसके ऊपर, कोई बात करनी है इसके ऊपर, शामी साहब से कोई डिस्कशन करनी है इसके ऊपर? आज सारा दिन हमारे शामी साहब से गुफ्तगू रही है, वो तो हमारे साथ बैठे हुए थे। नहीं अभी भाई, क्योंकि मेरे पे ना आउटफॉल आ जाए सारा। आप बताएं मुझे। शामी साहब, ये जो बात की जा रही है कि नई पैदाशुदा सूरत हाल में इंतखाबात की तरफ मुझे लगा था एयाज मीर साहब और हबीब अकरम साहब और साद रसूल साहब बड़ा भरपूर इसको अपना उसमें देंगे आर्गुमेंट, लेकिन ये कौन सवाल कर रहा है? घुमन साहब, आप तो अभी आज इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद को ही भूल रहे हैं यार। कम से कम थोड़ा सा टाइम दे दें। मतलब 1.5 घंटा हो गया, आप इधर आ ही नहीं रहे। पहले घुमन भाई, आप शामी साहब से बात करें ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त। चले आप बात करें। मुझे शामी साहब से बात करनी है। शामी साहब, ये जो एक आम तौर ये दिया जा रहा है कि इन सारी चीजों को छोड़ के इंतखाबात की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा जाए और सियासी जमातों को इंतखाबात में जाने से गुरेजा नहीं होना चाहिए, इस तअस्सुर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल गुरेजा नहीं होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत जो है वो आइन के ताबे चलती है, कवायद और ज़वाबित के ताबे चलती है। आइन कहता है कि जब आपने नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया है वजीर आजम के खिलाफ, वो कौमी असेंबली तहलील नहीं कर सकते। तो ये बात फैसला होना चाहिए ना कि वजीर आजम के खिलाफ वो मोशन मौजूद शामी साहब नहीं थी। शामी साहब एक रूलिंग के जरिए उसे साद रसूल साहब, घुमन साहब पहले कर लें बात, उस पर चले जो भी कर लें भाई, आपकी मर्जी है। शामी साहब, सवाल ये है किसने करनी है कर ले। हमारे शामी साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बात आपकी दुरुस्त है शामी साहब, बात आपकी दुरुस्त है कि आईन पाकिस्तान बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मौजूद हो और अभी उस पर फैसला ना हुआ हो, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर असेंबली को तहवील नहीं कर सकता। अब स्पीकर ने लेट्स से कि गलत फैसला कर दिया, सही किया गलत किया, अदालत के अंदर मामला ऑलरेडी पेंडिंग है तो अदालत उसका फैसला करेगी, बट मफरूजे पे कह देते हैं कि स्पीकर ने गलत भी फैसला कर दिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया। उस लम्हे जब उसने गलत फैसले या दुरुस्त फैसले से, जिसका तायुन अदालत करेगी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया, तो जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार थी कि आपके ऊपर एक पेंडिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जिस वजह से आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो बार खत्म हो गई। उन्होंने सिफारिश भेजी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इसमें इलीगैलिटी क्या कमिट की? भाई मैं ये प्राइम मिनिस्टर की इलीगैलिटी की बात नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर का कंडक्ट ज़ेरे बहस नहीं है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ज़ेरे बहस नहीं है, दस्तूर ज़ेरे बहस है। जब दस्तूर के तहत एक करारदाद अदम एतमाद की टेबल हो चुकी थी, तो फिर डिप्टी स्पीकर के पास यह इख्तियार था कि उसको यकतरफा तौर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कल कर देगी। कल से सुप्रीम कोर्ट तो बाद में करेगी ना। नहीं, ये बात सही है। एक शामी साहब मेरे साथ रहिएगा। साथ भाई, ये बात तो मैं आपको पहले कह चुका हूं आपसे भी, ये तय हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर की बदनीति में कोई शक नहीं कर रहा, बात स्पीकर की हो रही है, आप उसको आगे ले जाते हैं। लेकिन इसका बड़ा आसान हल है। शामी साहब हमारे साथ हैं, घुमन साहब से बात कर लो यार जरा, फिर वो शिकवा करेंगे। शामी साहब भी हमारे साथ है, घुमन साहब, वो भी कह रहे हैं खुदाई इख्तियार नहीं है, मैं भी कह रहा हूं खुदाई इख्तियार नहीं है स्पीकर के पास। आप क्यों उसको खुदाई इख्तियार दे रहे हैं? खबर घुमन साहब, अच्छा वैसे थोड़ा सा माहौल को लाइट कर लेते हैं, चूंकि आप भी बरतानवी जमहूरियत और बरतानवी जो कानून साजी के नारे लग रहे हैं, जाहिर बात है उसको पढ़ते हैं, उसके हवाले से आपकी जान पहचान है। तो हमने भी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके सेम डिपार्टमेंट में, वहां पे तो हमें यही बताया गया था कि पार्लियामान के अंदर
अगर पार्लियामान कामरान शाहिद को कह दे कि कामरान शाहिद मिसेज है तो कामरान शाहिद मिसेज डिक्लेयर हो जाएगी। वो तो जेंडर भी डिक्लेयर कर सकती है। पार्लियामान सॉवरेन इदारा है और पार्लियामान कुछ भी कर सकती है। अच्छा, पार्लियामान क्या कह दे, अगर मुझे, सॉरी मैं सुन नहीं सका आपको। मैं कह रहा हूं कि बरतानिया के अंदर वो एक कहावत है, कहावत है बरतानिया के अंदर, बरतानिया। यार एक बंदे को बोलने देना मुझे, 1 मिनट दो, 1 मिनट सर, क्लियर बोले ना। पार्लियामेंट मुझे क्या कह दे? डिप्टी स्पीकर ने पार्लियामेंट को ओवररूल कर दिया है। अच्छा सर जी बात सुन लेना यार, मुझे समझाए ना, वो बात ही नहीं समझ आ रही क्या कर लेगी कि अब क्या करना है। अच्छा मैं ये कह रहा था कामरान साहब, मैं कह रहा था ऑन ए लाइटर मोड के बरतानिया के अंदर ये कहा जाता है कि पार्लियामान के अंदर अगर एक फैसला हो जाए जेंडर को वो फीमेल डिक्लेयर कर दें तो उसको फीमेल ही कंसीडर किया जाएगा। ये तो आपने भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ये जो मुद्दा पेश आया हुआ है हुकूमत वक्त। ओ भाई, अगर ये बरतानिया में हो जाए तो वो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। खावर भाई, आपको किसने कह दिया ये? अच्छा, वो तो वैसे ही कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास उनकी बहुत ज्यादा राइट्स हैं, लेकिन आप इंसान को गधा, गधे को इंसान, औरत को मर्द नहीं कह सकते। कॉमन सेंस भी तो होती है ना। स्पीकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गधा नहीं होगा, उसमें कॉमन सेंस होगी। आपका जो परसेप्शन है स्पीकर का, अगर वो ये है कि ही इज अ नॉनसेंस गाय, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो जो चाहे कहता, फिर उसको फिर पागल खाने में दाखिल कराया जाएगा इंग्लैंड में। जी फरमाइए। ये पता नहीं आपने कहां पढ़ा है। आज आपने तहिया किया हुआ है कि आपने अपने आर्गुमेंट के खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं सुना। देखिए मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कामरान साहब कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने मुद्दा पेश आया। अच्छा, मुद्दा पेश आया, उसको लेके हुकूमत वक्त ने एक पिटीशन ली, बनाई, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि सर ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला पेश आ गया तो हम बड़े परेशान हैं, तो काइंडली मेहरबानी करें, ये हमारे खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुई है और इस लेटर के मुताबिक यही वजह बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जी हम आपके मामलात में नहीं पड़ेंगे, पार्लियामान में जाएं और पार्लियामान के अंदर इसका फैसला करें। अब पार्लियामान में हुकूमत ये कहती है कि हमने जो तमाम जो लीडर्स द अपोजिशन है उनको एक पार्लियामानी कमेटी के अंदर बुलाया, उनको दावत दी स्पीकर ने कि सर आएं, ये बड़ा सीरियस मसला है, इस पर डिस्कशन की जरूरत है। क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, वो ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज का मंसूबा है, उसका दावा, वो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कह रहे हैं, जो इसमें पार्टी है जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है, और अगर ये वोटिंग हो जाए तो वो आज प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग हो जाएंगे। पूरी बात बताए ना सर, अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, नहीं सुन तो रहे। अच्छा मैं सुन रहा हूं। अब एक जो आपको पता है कि जो मोशन जो मूव हुई थी, मोशन के अंदर यही लिखा गया हुआ है कि आपने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को बहसीत प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के अंदर अकेला कर दिया, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, तो आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मुद्दा सुन लें। अब वो मुद्दा नहीं सुना जा रहा, तो हुकूमत ने एक आर्गुमेंट है, वो अगेन वही बात आ जाती है कि आपकी तमाम राय मान लेते हैं हम कि कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर देती है कि जो कुछ डिप्टी स्पीकर ने कहा है गलत है, इसको वापस सबको अंडू किया जाए। अब अगला सवाल ये है कामरान साहब कि ये क्या वजह बनी कि ये तमाम लोग जो एक फिर सियासी बहस आ जाती है, ज़मीर जाग जाने, सिंध हाउस, उस पार्टी के टूट जाना, अलायंस यकदम चले जाते हैं। मुझे और आपको भी पता है, फिर वही बात आ जाती है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है खुबन साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आप सुन लें सर, आगे भी चल रहा है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, आप मुझे ओके आपने कंप्लीट कर लिया ये सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं, उसके बाद आपको वापस आऊंगा ताकि आप जवाब देंगे। आप जरा सोचना शुरू करें कि वो क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब जिनकी 172 की मेजॉरिटी नहीं थी, वो फिर भी 3.5 साल प्राइम मिनिस्टरशिप एंजॉय करते रहे। वो क्या वजह बनी जिन लोगों के साथ इमरान खान का कोई नजरियाती इत्तेहाद नहीं था, QM बाप, वो उनके साथ मिल गए और इमरान खान साहब को 3.5 साल इंजॉय कराते रहे। वो क्या वजूहत, जब आप इसका जवाब जब तक आपको मुझे पता तैयार ही होगा, लेकिन मैं जरा आगे से होकर आ रहा हूं। शामी साहब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले इस एयाज मीर साहब जैसे शामी साहब ने फरमाया स्पीकर के पास खुदाई इख्तियार नहीं है, क्या हम इस पे भी एग्री नहीं कर सकते? हम यही कहेंगे नहीं, अब ये एक न्यू रियलिटी हो चुकी है, इसको उसी तरह देखना चाहिए। एयाज साहब, कामरान साहब एक बात सुनिए। हुजूर अभी जी शामी साहब कंप्लीट कर ले एक बात। एयाज साहब एक सेकंड सिर्फ, एयाज साहब एक सेकंड, सॉरी जी। शामी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी दिलचस्प बात है। ये पैनल बना के ये एक गैर मुल्की साजिश थी कि रिजीम चेंज कर दी जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाए। अपोजिशन उस साजिश का किरदार थी।
मगर वजीर आजम ने क्या किया, उन्होंने खुद ही अपनी रजीम खत्म कर दी, गोया खुद ही उस साजिश का हिस्सा बन सही गए। है। ये कहा जाएगा क्या? हाँ सही। तो जो अपोजिशन करना ये चाहती बड़ी, थी, यानी कि वो वजीर आजम ने खुद कर दिया। वो साम्राज्य चाहता था, लोगों के पास शामी साहब, करो तब भी बुरा, वो आप ये करो तब फरमा भी रहे बुरा। हैं, नई रजीम लोगों एक मिनट यार, एक मिनट, क्या हो गया आप सब लोग। शामी साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है व्यूअर्स में, आपको जरा दोबारा बता दूं अगर आपको आवाज दी है। शामी साहब ने ये कहा है कि जी जो गैर मुल्की, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे उस लेटर में लिखा है कि गैर मुल्की साजिश कि इमरान खान हट जाए, और जब वो हट जाएंगे तो पाकिस्तान के मामला ठीक कर दिए जाएंगे। तो आज वो सब कुछ गैर मुल्की साजिश के ऐन मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कर दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत नहीं ना भी किया हो तो उन्होंने खुद ही सामने तहरील करके साम्राज्य को खुश कर दिया। वो तो इलेक्शन में पता चलेगा ना, वो जीते दोबारा अगर जीते तो। जनाब एयाज मीर साहब, क्या आपका अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ गुजारिश करूं। अभी टाइम भी हमारे कुछ ज्यादा नहीं, पूरा फोरम आपके पास है, बोलूंगा। कामरान साहब ऐसे करें कि आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं वो लिख के दे दें हमें, वो हमें लिख के दे दें, मैं दस्तखत कर देता हूं और मैं इसकी भी गारंटी देता हूं, मैं इनसे भी दरखास्त करता हूं। और आपने कोई मदद लेनी है लिखने में, वो शामी साहब से आप वो ले लें, हम कर देते हैं। अब जो कहते हैं हम एक चीज नहीं कर सकते, वो हम कर देंगे। सर शहबाज शरीफ को हम वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनवा सकते, हमारे बस में होता आज तो हम शाम बनवा देते। हमजा शहबाज को हम चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बना सकते, इससे हम हैंड्स अप करते हैं। बाकी आपने जो लिखवाना है हमसे लिखो। एयाज साहब, वैसे मैं तो ये समझता था कि आप आजादी से लिखते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप कहने पे भी लिखते हैं। चले आपसे लिखवा लेंगे, आज के बाद लिखवाना भी शुरू कर देंगे। ये मुझे आज इंकिशाफ हुआ, मुझे लगा था कि आप तो बहुत इंडिपेंडेंट माइंड से लिखते हैं। और आप यकीन करें, क्योंकि अब आप माने ना माने, मैं तो आपकी तहरीरों को बड़ा एंजॉय करता हूं। मैंने समझा था एक खास जनरेशन है जिसके कहने पे तो आप लिख सकते हैं, हम जैसे मर्दों और बंदों के कहने पे आप लिख। आज चल गया बता कि आप हमारे कहने पे भी देखें, लिखना इसलिए जरूरी है कि लिखना इसलिए जरूरी है कि हमें बोलने का मौका मिल जाए, वरना हमें बोलने का मौका ही नहीं आप दे रहे। एयाज मीर साहब से लिखवाना है यार, शामी साहब माशाअल्लाह लिखवाना है मिलके आपने और मैंने। जी मुबारक हो जनाब। जी सर, हमें इतने जबरदस्त लिखारी आज आप हमें दुनिया न्यूज़ से गिफ्ट करती है, वो भी फ्री फंड में। आज प्रोग्राम शामी साहब के साथ 1-on-1 करना चाहिए था। आज शामी साहब के साथ 1-on-1 आपको प्रोग्राम करना चाहिए था। आप दिल से दिल की बातें होती खावर घुमन साहब, जो मसला ये है, चाहता वो वही बात एयाज मीर साहब तो बड़े सीनियर आदमी है और उनकी बातों में अगर मैं उनसे एग्री ना भी करूँ ना तो बड़ा वजन है। यार आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो दे दे, मैं चुप कर जाता हूँ। आप बोले कोई आर्गुमेंट है आपके पास? आप ये कह रहे हैं, आर्गुमेंट आपको खुल के बोले यार। आप कभी मुझे मिसालें दे रहे हैं कि जी वो पार्लियामेंट, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, अगर पार्लियामेंट ही को शी कर दे तो मानना पड़ता है। भाई आप ऐसे मेंबर पार्लियामेंट को लाइक करते होंगे, या आप बन जाए ऐसे मेंबर पार्लियामेंट जिसमें स्पीकर ही को शी कर दे, मैं तो उसको बड़ा रेजिस्ट करूंगा जाती तौर पे भी और वैसे भी। लेकिन बहरहाल आप, हाँ जी, ये अजीब सी बात है वैसे। लेकिन हबीब अकरम साहब, देखिए, चले आपसे कुछ सीरियस बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपने मेरे सवाल का जवाब, अभी भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हबीब साहब, वो बात सही है, एयाज मीर साहब ने एक एनालिसिस किया सीरियस, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है। हाँ जी, पूरा सीरियस दीजिएगा क्योंकि गुमन साहब भी थोड़े सीरियसनेस शो करें उसके बाद, और साथ रसूल साहब भी। हबीब भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा था, सेट असाइड फॉर वन मिनट जो एयाज मीर साहब ने कहा न्यू रियलिटीज, उसको तो अभी आप छोड़ देना क्योंकि वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये न्यू रियलिटी इंडोर्स्ड है या नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर कोर्ट का फैसला उस तरह आ जाता है कि जिसके अंदर वो कह दे कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो ऑब्वियसली मावरा दस्तूर है और दोबारा फिर सेशन होगा, तो ये कितना पॉलिटिकली डैमेजिंग हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इसका तो जवाब दीजिए ना प्लीज। ये दूसरी बात पूछ रहा हूं। देखिए, एक तो ये है कि जो रियलिटी पैदा हो चुकी है अब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस सूरत हाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक मफरूज़ा है। अगर हम उस मफरूज़े की तरफ जाते हैं जो कल तक की रियलिटी थी, पुरानी हकीकत थी, अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छा या बुरा क्या होगा, वो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम और पाकिस्तान के दस्तूर के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं, यानी जो इस वक्त हमारे सामने ऑप्शंस हैं, एक रास्ता है कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के पास जाएं और वहाँ से हम मैंडेट लेके आ जाएं। आप कह रहे हैं नहीं, तुम वापस 177 लोगों के पास या 342 लोगों के पास जाओ।
अब ये बताइए कि वो 342 लोगों के पास जाना बेहतर है या 22 करोड़ लोगों के पास जाना बेहतर है? तो ऑब्वियसली एक नया इलेक्शन हर हालत में एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरी बात यह है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, दूसरी बात आप कर लें पहले प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरी बात है कि इन असेंबलियों में, इस असेंबली में अगर कोई हुकूमत बन भी जाए, फर्ज किया अगर बन भी जाए, तो वो प्रैक्टिकली चल नहीं सकती। तो ये है उसका प्रैक्टिकल साइड। तो मेरा ख्याल है रियलिटी पे हमें रहना चाहिए, हमें अब वापस जाके। बिल्कुल ठीक है जी, मैं ब्रेक लूंगा। बात ये है कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे आना है, फैसला करना है, मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला करना है तो मुझे ये इत्मीनान है कि ना मैं उस बेंच में हूं, ना हबीब अकरम साहब उस बेंच में हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हम जैसे मेरे और उन जैसे लोग इस पे नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये देख के फैसला नहीं करना, जितना कानून को मुझे समझ आई है कि जी 342 या 372 का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या 22 करोड़ का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये असेंबलियां इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तो कानून को देख के फैसला करना है, उनको जज्बात से वावरा होकर ही फैसला करना चाहिए। अब इसको मेरी आप रिक्वेस्ट समझ लें, फतवा नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं जी। वेलकम बैक व्यूज, ये स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है दुनिया न्यूज़ की। हज़रत अस्करी साहब, आपके नज़दीक में जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही कि मावरा आइन कोई काम नहीं होगा, उन्होंने एक तसल्ली देने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देख रही होगी इस सारी सूरत हाल को मुल्क में? इस्टेब्लिशमेंट वाले हंस रहे होंगे कि सियासतदान अपने मसाइल हैं बआसानी तय नहीं करते, एक नॉन इलेक्टेड अदारे के पास गए हैं ये कि ये हमारा झगड़ा तय करवा दो और कर लो। उसका जो है एक नॉन पार्टीजन इस पे पोस्चर उनका रहा है और मेरा ख्याल है कि वो रहेगा। और इनको अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से इनको करवाना है। अगर फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दे देता है, यानी ख़िलाफ़ से मुराद ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इनको वो रिवर्स करता है, तो क्या होगा? वही होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक 4-6 महीने के लिए हुकूमत PMLN की बन जाएगी, लेकिन किस हद तक वो हुकूमत फंक्शन कर सकेगी? क्योंकि जो लोग उस वक्त अपोजिशन में होंगे यानी PTI वाले, वो आराम से तो बैठने नहीं देंगे। अल्टीमेटली फिर भी आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। जहाँ तक ये आर्गूमेंट कि जी इलेक्शन के लॉज को हमने बेहतर करना है, 3.5 साल से तो इनकी आपस में गुफ्तगू नहीं हो सकी है गवर्नमेंट की और अपोजिशन की। तो अब वो जब PMLN का वज़ीर आज़म होगा तो ये अपोजिशन वाले और ये दूसरे जो PTI वाले इकट्ठे बैठ के लॉ को अमेंड कर लेंगे। कैसे ये मुमकिन होगा? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये डिसीजन रिवर्स भी हो जाता है पाकिस्तान की सिचुएशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए आप डिले करवा सकते हैं। अल्टीमेटली इलेक्शन के लिए आपको जाना होगा। अब जो फैसला हुआ इस पे चले जाएं, बेहतर है। अगर इस पे नहीं जाना तो सुप्रीम कोर्ट के जब फैसला आ गया अगर वैसा, तो 6 महीने के बाद फिर जाएंगे। और 6 महीने में गवर्नमेंट अगर अपने बचाव में लगी रहेगी तो जिन मसाइल जो आम आदमी के हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? देखिए इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत रुकी हुई है वो उसकी वजह से पिछले 1.5-2 माह से काम ही नहीं हो रहा गवर्नेंस का। अस्करी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जी जी जी, फरमाइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आम आदमी के मसले हैं, मसले तो उस वक्त हल होंगे जब गवर्नमेंट और अपोजिशन को सुकून से बैठेंगे, कोई मिल के काम करेंगे, जिसका कोई इम्कान नहीं है। शामी साहब कुछ आपने एंड में अपनी तरफ से बोलना है, आपसे पहले आप जाएं। शामी साहब क्विकली। देखें ये जो बहस हो रही है, मैं आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूं। अगर स्पीकर की रूलिंग जो है वो इसी तरह से आनी है तो फिर असेंबलियों में हंगामे होंगे। आपको मशरकी पाकिस्तान की असेंबली में डिप्टी स्पीकर कत्ल हो गया था, शाहिद अली। फिर ये अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कानून से, आइन से मावरा है, आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी ठहर गई है इसलिए रेप के बारे में गुफ्तगू नहीं होगी, उसको हम जस्टिफाई कर देंगे। क्या बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक शामी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बाकी सब पैनल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। बड़े लाइट वेट में मैं भी खत्म करना चाहता हूं आज की इस डिस्कशन को कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जैसे मेरे भाई खावर घुमन साहब ने कहा कि क्या हम आइंदा आने वाली नस्लों को ऐसी पार्लियामेंट देना चाहते हैं इसके अंदर जैसे घुमन भाई अगर बैठे हो तो स्पीकर जो है उनको ही को शी कह दे और स्पीकर की रूलिंग अपहोल्ड हो जाए।
क्या हमें ऐसी पार्लियामेंट चाहिए या कुछ और क्रेडिबल चाहिए? स्पीकर जो है ऊपर नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन से और उससे। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।